सो PHP माइक्रो सर्विसेज फ्रेमवर्क। सो ये बेसिकली ये माइक्रो सर्विसेज फ्रेमवर्क जो है ये मेरे फ्रेमवर्क का नाम है। बट आई विल बी डिस्कसिंग द फंडामेंटल्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क। मैं ये फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ा कम डिस्कस करूंगा, मगर मैंने ये कैसे बनाया उसके बारे में ज्यादा डिस्कस करूंगा, ताकि आप लोग को फंडामेंटल्स पता पड़े, और अगर आप यूज करोगे तो आप लोग इसको चेंज भी कर सकते हो। ओके, सो स्टार्टिंग विद द स्लाइड। ओके, सो HTTP रिक्वेस्ट मेथड्स। ओके, सो अगर HTTP रिक्वेस्ट मेथड अगर हम देखें तो गेट और पोस्ट के बारे में सब लोग को पता रहेगा, बिकॉज हम लोग HTML फॉर्म बनाते हैं और उसको यूज करते हैं। तो गेट मेथड इज बेसिकली लाइक अपन यूआरएल में एक यूआरएल एंटर करते हैं लोकेशन के अंदर, और हम लोग को डेटा मिल जाता है। और पोस्ट में क्या है कि हम लोग एक फॉर्म सबमिट करते हैं बेसिकली। तो पोस्ट में कैसा होता है कि फॉर्म सबमिट करते हैं तो उसमें क्या है कि फॉर्म के एट्रीब्यूट्स रहते हैं। एट्रीब्यूट्स लाइक एक्शन इक्वल टू सम PHP स्क्रिप्ट नेम, मेथड इक्वल टू पोस्ट, और उसके बाद में होता है ENC टाइप, एनक्रिप्शन टाइप। तो एनक्रिप्शन टाइप बेसिकली तीन वैल्यूज होते हैं उसके। तो पहला वैल्यू है एप्लीकेशन एक्स www फॉर्म URL एनकोडेड। सो ये डिफॉल्ट वैल्यू होता है उसका। जो पहला ऑप्शन है वो डिफॉल्ट वैल्यू रहता है, और ये हम लोग कभी प्रोवाइड नहीं करते, और हम लोग को पता नहीं पड़ता है कि ये बैकग्राउंड में ये एनकोडिंग होता है हमारे कंट्रोल्स का। कंट्रोल्स इन द सेंस जो भी इनपुट एलिमेंट है या टेक्स्ट एरिया है या सिलेक्ट बॉक्स है या फिर रेडियो बटन है, तो उसका वो एनकोडिंग करता है की का और एज वेल एज वैल्यू का। ठीक है। सेकंड ऑप्शन है कि भाई मल्टी पार्ट और फॉर्म डेटा। तो बेसिकली हम लोग जब भी फाइल अपलोड करते हैं तो मल्टी पार्ट और फॉर्म डेटा हम लोग एक्सप्लिसिटली ENC टाइप हम लोग सेट करते हैं। तो हम लोग को पता पड़ता है कि भाई मल्टी पार्ट और फॉर्म डेटा हम लोग यूज करना पड़ता है। टेक्स्ट और प्लेन बेसिकली बहुत कम लोग यूज करते हैं, और इसका बेसिकली यूसेज अभी तक मैंने भी नहीं किया हुआ है, और कहाँ यूज होता है वो मेरे को भी नहीं मालूम है बेसिकली। तो बेसिकली गेट और पोस्ट के बारे में ये छोटा सा डिटेल है। ठीक है, ये बेसिकली HTML में यूज होता है। HTML में ये सब लोगों ने यूज किया रहेगा गेट और पोस्ट को, और हम लोगों ने PHP एंड पे इसको सबमिट भी किया रहेगा, और स्क्रिप्ट या एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन हम लोगों ने बनाया रहेगा। ठीक है। अभी सेकंडली हम लोग अगर सपोज कीजिए कि अजेक्स रिक्वेस्ट हम लोग को सेंड करना है। ओके, तो अजेक्स रिक्वेस्ट अगर हम लोग को सेंड करना है तो एक सैंपल अजेक्स रिक्वेस्ट यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा। तो इसमें हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं कि सेट रिक्वेस्ट हेडर कंटेंट टाइप एप्लीकेशन, जो भी ये URL एनकोडेड का जो हेडर है, ये अगर हम लोग सेट नहीं करते हैं तो आपका जो $_ जो होता है PHP एंड पे, वो फिल नहीं होएगा। जो भी पैरम आप पास कर रहे हैं उससे फिल नहीं होएगा वो। ठीक है। तो आपको ये हेडर पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज PHP को पता नहीं पड़ेगा कि आपने कैसे, या आप कौन सा डेटा पास कर रहे हो कौन सा डेटा नहीं पास कर रहे हो, वो पता नहीं पड़ेगा उसको, या फिर वो डेटा के साथ में उसको क्या करना है वो उसको पता नहीं पड़ेगा। ओके, एक मिनट। हाँ, तो अभी जैसे मैंने ये डेटा मैंने पास किया, तो आप लोग देखोगे कि PHP आउटपुट आपको दिख रहा रहेगा। राइट साइड में आपको PHP आउटपुट दिख रहा रहेगा। ठीक है। मगर इसमें अगर आप देखोगे कि मैंने वैर पैरम्स पास किया है, तो वैल्यू 2 के आगे %3D है। तो वो क्या है कि URL एनकोडेड है, और $पोस्ट का जो वैल्यू 2 है वो इक्वल टू आ गया है, वैल्यू 2 इक्वल टू आ गया है। तो ये बेसिकली क्या है कि ये URL डिकोड किया है उसने, PHP ने अपनी तरफ से डिकोड किया है। जैसे मैजिक कोट होता था पहले, मैजिक कोड यूज किया जाता था। अभी ये URL एनकोड और ये URL डिकोड यूज किया जा रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि बेसिकली OSI लेयर आप लोगों को पता रहेगा। तो इसमें जो पहले के 4 लेयर है, ये बिलो नीचे के 4 लेयर, ये बेसिकली नेटवर्क लेयर होते हैं। ये मतलब जो
आपके पैकेट्स को एक जगह से, एक मशीन से लेकर दूसरे मशीन तक ट्रांसफर करता है। ठीक है, उसके बाद में वो जो पैकेट या फिर जो डेटा है वो एप्लीकेशन के पास चला जाता है। अभी एप्लीकेशन के पास डेटा गया तो एप्लीकेशन क्या करता है, उसका एप्लीकेशन का 3 लेयर रहता है। ये टॉप 3 लेयर जो है वो एप्लीकेशन का रहता है। या फिर आप बोल सकते हैं कि जो ईएक्सी है या इंस्टॉलर है या जो भी एप्लीकेशन आपने अपने मशीन में इंस्टॉल किया है, ये उसका लेयर है बेसिकली। तो अभी जैसे मैं नीचे से अगर ऊपर जा रहा हूँ तो सेशन लेयर पहला एप्लीकेशन का लेयर आता है। तो सेशन लेयर में क्या होता है कि आपका ब्राउजर ने जो भी रिक्वेस्ट सेंड किया है, तो सेशन लेयर क्या करता है कि उसका हेडर्स पहले पढ़ता है। तो हेडर्स से उसको पता पड़ता है कि उसका ये जो रिक्वेस्ट हेडर सेंड किया है XWW फ्रॉम फॉर्म यूआरएल एनकोडेड, ये हेडर सेट किया हुआ है। मतलब ये जो डेटा है ये यूआरएल एनकोडेड फॉर्मेट में मेरे को सेंड किया हुआ है। तो ये सेशन लेयर जो है ये डिटेल लोड कर देता है। फिर बाद में आता है प्रेजेंटेशन लेयर। तो डिपेंडिंग ऑन सेशन लेयर उसको प्रेजेंटेशन लेयर को डेटा मिलता है, और प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है, वो जो डेटा है उसको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। मतलब आपका ये जो %3D है उसको प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, मतलब उसको इक्वल टू कर देता है आपका। मतलब की 1 इक्वल टू वैल्यू 1, की 2 इक्वल टू वैल्यू 2 इक्वल टू। तो डॉलर पोस्ट के अंदर इसको फिल कर देता है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है। और एप्लीकेशन लेयर यानी हम लोग जो भी कोड लिखते हैं वो एप्लीकेशन लेयर में आ जाता है। जैसे हम लोगों ने कोड लिखा कि भाई $_पोस्ट या ई सेट $_पोस्ट की 1, तो वो अपना एप्लीकेशन लेयर आ गया है। वो हमारा कोड फिर बाद में एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होता है। तो ये मतलब सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है। और एप्लीकेशन लेयर यानी बाद में जाके हम लोग को वो डेटा अवेलेबल होता है और उसके बाद में हम लोग उसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। तो ये है ओएसआई के बारे में। अभी HTTP पोस्ट रिक्वेस्ट। अभी यहाँ पे हम लोगों ने हेडर सेट किया है एप्लीकेशन जेसन, और हम लोग पैरम जो है वो जेसन प्रोवाइड कर रहे हैं। मगर यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि ये कोड अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो $_पोस्ट जो है वो एम्प्टी एरे रहेगा। एम्प्टी एरे इसीलिए रहता है क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट हम लोग सेंड कर रहे हैं ये खाली $_पोस्ट के लिए, यानी HTML से जो भी रिक्वेस्ट, HTML फॉर्म से जो भी रिक्वेस्ट जाता है $_पोस्ट को अवेलेबल करता है वो। अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये जावास्क्रिप्ट का रिक्वेस्ट सेंड किया था, अजेक्स रिक्वेस्ट। तो ये XWWW फॉर्म यूआरएल एनकोड का हेडर मैंने सेट किया था। अभी ये हेडर मैंने सेट किया था तो जैसे मैंने बताया था, फॉर्म टैग के अंदर एट्रीब्यूट्स होते हैं, जैसे एक्शन होता है, मेथड होता है, फिर ईएनसी टाइप होता है। अभी ईएनसी टाइप के अंदर आप एप्लीकेशन स्लैश जेसन सेट कर सकते हैं क्या? नहीं सेट कर सकते आप, क्योंकि वो फीचर प्रोवाइड ही नहीं किया हुआ है फॉर्म के अंदर। तो वैसे ही अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन अगर आप सेट करने जाते हो तो वो पीएचपी उसको नहीं पकड़ पाएगा, और वो $_पोस्ट के अंदर अवेलेबल नहीं दे सकता है वो अवेलेबल। ठीक है। तो एप्लीकेशन जेसन अगर आप हेडर सेट करते हो तो $_पोस्ट के अंदर आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा डेटा $_पोस्ट में अवेलेबल होगा, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो $_पोस्ट है या $_गेट है, ये रेस्ट्रिक्शन जो है ये HTML के लिए ही अवेलेबल है और किसी के लिए नहीं है। आप अगर अजेक्स से सेंड कर रहे हो तो वो आप HTML के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके फिर सेंड कर रहे हो, क्योंकि आप HTML में जो हेडर सेंड होता है वो हेडर आप सेट करके फिर सेंड करते हो। तो ये डिफरेंस है। ठीक है। क्योंकि एपीआईज में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि एप्लीकेशन जेसन सेंड करते हैं। तो इसके लिए ये डिफरेंस पता रहना चाहिए कि भाई HTML के फॉर्मेट में जो हम लोग सेंड करते हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट है, और जो हम लोग जेसन सेंड करते हैं वो डिफरेंट फॉर्मेट रहता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है वो हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो ये वही है कि भाई $पोस्ट इज फॉर फॉर्म डेटा, नॉट फॉर एप्लीकेशन और जेसन। अगर आपको एप्लीकेशन और जेसन के लिए करना है
तो आपको ये सेकंड पॉइंट बताता है कि आपको ऐसे एक्सेस करना पड़ेगा, स्ट्रीम के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे पीएचपी इनपुट जो है वो एक स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम के थ्रू आपको एक्सेस करना पड़ेगा। जैसे फाइल गेट कंटेंट पीएचपी इनपुट, उससे आपको एक्सेस करना पड़ेगा। तो हाँ, ठीक है। अभी यहाँ पे यहाँ पे आपने देखा कि HTTP रिक्वेस्ट मेथड, HTML फॉर्म टैग, तो यहाँ से आपको दो मेथड अवेलेबल है, गेट और पोस्ट। मतलब HTML फॉर्म टैग से आप खाली गेट और पोस्ट मेथड ही आप सेंड कर सकते हो, मतलब ये दो मेथड के थ्रू ही डेटा सेंड कर सकते हो। बाकी मेथड अवेलेबल नहीं है HTML फॉर्म टैग के अंदर। मगर आप जावास्क्रिप्ट में अगर जाओगे तो आपको ये सारे मेथड्स अवेलेबल है, ऑप्शन है, गेट, पोस्ट, पुट, पैड, डिलीट, हेड, और भी दो तीन मेथड अवेलेबल है। मगर अभी हमारा कंसर्न खाली यही 7 मेथड्स पे डिपेंडेंट है। तो ऑप्शंस मेथड बेसिकली क्या करता है कि ये देखिए, ये मेथड खाली ये जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है, हाँ, HTML में अवेलेबल नहीं है, जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल है ये। ठीक है। तो ऑप्शंस क्या करता है, आपके कितने मेथड आप सपोर्ट करते हैं सर्वर साइड पे, वो आपको ऑप्शन मेथड से पता पड़ता है। गेट मेथड आपको पता है रिट्राइव डेटा, पोस्ट मेथड ऐड डेटा, पुट मेथड अपडेट डेटा करता है, जो भी पोस्ट में जो ऐड किया है उसके रिस्पेक्टिव। मतलब सपोज कीजिए आपके पास पोस्ट में आईडी को इंक्लूड करके एडिशनल 5 फील्ड है, तो पुट में आप वो 5 फील्ड को अपडेट कर सकते हैं। मगर पैच में क्या है कि पैच में आप 5 फील्ड की जगह पे 2 फील्ड भी अपडेट कर सकते हैं, 3 फील्ड भी अपडेट कर सकते हैं। मगर पुट में क्या होएगा कि आपने जो भी पोस्ट में डाला है वो सारी फील्ड आप पुट में अपडेट कर सकते हैं। ठीक है। और डिलीट, डिलीट दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड, मतलब आप सॉफ्ट डिलीट भी कर सकते हो, हार्ड डिलीट भी कर सकते हो। और लास्ट मेथड इज हेड। हेड बेसिकली क्या करता है कि भाई आपका, सपोज कीजिए कि आप एक फाइल डाउनलोड कर रहे हो, ठीक है। तो फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो उसके पहले आपको पता करना है कि उसका साइज क्या है। ठीक है। अभी जैसे मैंने CSV डाउनलोड किया, अब CSV डाउनलोड किया तो उसका साइज मेरे को नहीं मालूम है। ठीक है, मेरे को खाली साइज पता करना है, डेटा डाउनलोड नहीं करना है। तो आप क्या करोगे कि एक रिक्वेस्ट सेंड करोगे विथ हेड मेथड। तो क्या करेगा, जब वो PHP स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेगा तो जैसे ही उसका हेडर सेट होएगा और आउटपुट एको करने से पहले, एको होना चालू होएगा ना, तो उधर ही वो टर्मिनेट हो जाएगा आपका स्क्रिप्ट। खाली उसको हेडर सेंड होएगा वो रिक्वेस्ट को, आउटपुट सेंड नहीं होएगा। ठीक है। तो ये हेड मेथड उसके लिए होता है, इट्स इक्विवेलेंट टू गेट रिक्वेस्ट, मगर खाली आपका हेडर सेंट होता है। ठीक है, डेटा नहीं सेंट होता है। ओके। अभी डेटा अवेलेबल एज ऑन PHP एंड। अब गेट मेथड में आप देखोगे तो $_ से आपका डेटा अवेलेबल होता है। जब आप पोस्ट मेथड से एक्सेस करते हो या यूज करते हो तो आपको $get भी अवेलेबल रहता है और $post भी अवेलेबल रहता है। मगर $post इज फॉर फॉर्म डेटा। ठीक है। अब पोस्ट, पुट, पैच, डिलीट, ये मेथड, आप चारों मेथड आप जब यूज करते हो तो $get तो अवेलेबल ही रहता है, मगर आपको स्ट्रीम भी अवेलेबल रहती है। ठीक है। स्ट्रीम यानी क्या है कि PHP इनपुट यानी क्या है, स्ट्रीम यानी बेसिकली क्या होता है, जैसे आप एक फाइल ले लीजिए, एक फाइल है, सपोज कीजिए कि कोई movie.mov फाइल है। अब उसको आपको कॉपी करना है, तो आप क्या करोगे, फाइल गेट कंटेंट करोगे। अभी वो 1 GB का फाइल है, तो फाइल गेट कंटेंट आप करोगे तो क्या होएगा कि आपके रैम के अंदर वो पूरा फाइल फाइल का डेटा लोड हो जाएगा। ठीक है। और फिर बाद में आप फाइल पुट कंटेंट करोगे दूसरे के अंदर, तो इसमें क्या होता है कि भाई आपका रैम यूटिलाइज होता है। ठीक है। अभी आप चाहते हो कि भाई मेरा रैम यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, तो आप स्ट्रीम यूज करते हो। स्ट्रीम में क्या होता है कि आपने फाइल हैंडल ओपन किया सोर्स का, और डेस्टिनेशन का फाइल हैंडल ओपन किया, और स्ट्रीम टू स्ट्रीम कॉपी किया आपने। तो स्ट्रीम टू स्ट्रीम कॉपी किया तो उसमें क्या होता है
कि भाई आपका जैसा जैसा डेटा कॉपी होते जाता है वैसे वैसे वो डेटा रीड करता है। मतलब सपोज कीजिए कि 2 MB मैंने रीड किया और 2 MB बफर रखा, तो वो बफर वो कॉपी हो जाएगा, फिर बाद में वो रीड करेगा, एडिशनल 2 MB रीड करेगा वो। ठीक है। मतलब एक 1 GB पूरा रीड नहीं करता है वो, आपका पूरा रिसोर्सेस ऑक्यूपाई नहीं करता है वो। तो दैट इज स्ट्रीम बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पे ये पोस्ट पुट पैड डिलीट के लिए आप स्ट्रीम यूज कीजिए, तो ताकि क्या होता है कि भाई यहाँ पे हमारे ब्राउजर से जो भी डेटा आ रहा है वो PHP:// इनपुट स्ट्रीम में अवेलेबल हो जाता है। तो इसमें मैं अगर फाइल गेट कंटेंट कर रहा हूँ और अगर आप सपोज कीजिए कि जेसन सेंड कर रहे हैं, तो आप जेसन डिकोड कर लीजिए, आपको डॉलर पेलोड मिल जाएगा। सपोज कीजिए कि अगर आप कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं, तो आप एफवी ओपन कर लीजिए, रीड बाइनरी कर लीजिए और उसको स्ट्रीम टू स्ट्रीम कॉपी कर लीजिए, तो वो फाइल अपलोड हो जाएगा। तो ये स्ट्रीम का फंक्शनैलिटी है। मगर ऐसा नहीं है कि आप अगर डॉलर पोस्ट में एक्सेस कर रहे हैं तो स्ट्रीम अवेलेबल नहीं रहेगा। स्ट्रीम हमेशा अवेलेबल रहता है, पोस्ट के लिए, पुट के लिए, पैच के लिए, डिलीट के लिए। और डॉलर गेट के लिए स्ट्रीम नहीं होता है। ठीक है। तो ये बेसिक फंडामेंटल है जो आपको एपीआई बनाने के लिए यूजेस होता है। ठीक है। तो गोइंग टू नेक्स्ट स्लाइड, एप्लीकेशन डेमो। ठीक है, अभी मैं आपको जो मेरा एप्लीकेशन बनाया है उसका डेमो दे देता हूँ। तो इसके लिए मुझे थोड़ा स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा पूरा। शेयर। आप लोग को दिख रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस। ओके ओके। थोड़ा बैकग्राउंड में आवाज आ रहा रहेगा। एक मिनट, हाँ, मेरा एप्लीकेशन, ओके ओके। तो ये मेरा पोस्टमैन में ये माइक्रो सर्विसेज एप्लीकेशन है बेसिकली। तो इसमें आप हेडर सेट कर सकते हो, डेटा सेट कर सकते हो। तो डेटा यानी आप जैसे ये फॉर्म डेटा है। फॉर्म डेटा बेसिकली क्या होता है, आप टेक्स्ट जैसे HTML में आप जो भी डेटा सबमिट करते हो वो बेसिकली स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन होता है। भले इंटीजर सेंड करो, फ्लोट सेंड करो, वो स्ट्रिंग ही माना जाता है। और दूसरा होता है फाइल कंटेंट, बाइनरी कंटेंट। तो ये हो गया फॉर्म डेटा आपका। दूसरा हुआ ये जो मैंने बताया था आपको, ENC टाइप www फॉर्म URL एनकोडेड। यहाँ पे आप की वैल्यू पैर में आप सेंड कर सकते हो। अभी क्या होता है कि जैसे मैं अगर एपीआई बना रहा हूँ, तो एपीआई बना रहा हूँ तो क्या होता है कि मेरे को एक रिक्वायरमेंट के लिए एपीआई आता है, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई की वैल्यू पैर के हिसाब से एक, जैसे मैंने फॉर्म के लिए बनाया था कोड, वैसे ही एपीआई के लिए एक पर्टिकुलर की वैल्यू के लिए मैं एपीआई बना देता हूँ। ठीक है। और फिर बाद में वो एपीआई लाइव कर देता हूँ। अब दूसरा क्या होता है कि दूसरा रिक्वायरमेंट आता है। अब दूसरा रिक्वायरमेंट आता है तो उसमें क्या होता है कि भाई दो चार इंसर्ट अपडेट होता है, या फिर सिलेक्ट होता है, या फिर ए सेट ऑफ इंसर्ट ऑपरेशन या सिलेक्ट ऑपरेशन होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि जैसे मेरा अगर गेट रिक्वेस्ट रहता है तो सिलेक्ट ऑपरेशन होता है, तो मल्टीपल सिलेक्ट भी होता है। और फिर बाद में इंसर्ट ऑपरेशन होता है तो मल्टीपल इंसर्ट ऑपरेशन भी होता है, अपडेट ऑपरेशन भी होता है। तो बेसिकली इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो होता है रीड ऑपरेशन, एक होता है राइट ऑपरेशन। ठीक है। तो अभी ये फॉर्म डेटा और ww एनकोड URI एनकोडेड को हम लोग रख देते हैं साइड में, और हम लोग आ जाते हैं रॉ फॉर्मेट में, और हम लोग यहाँ पे जेसन प्रोवाइड करते हैं। ये पासवर्ड जो है ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेरा लोकल पासवर्ड है, कहीं पे लाइव पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो आप लोग यूज करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है। अभी रॉ फॉर्मेट है। अभी इसमें क्या है कि ये लॉगिन का है। और मैं इसको एक मिनट, इसको थोड़ा, एक मिनट, हाँ, अभी मैंने इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया, और यहाँ पे ये मेरे को आउटपुट दे दिया। यहाँ पे ये मेरे को यहाँ पे टोकन दे दिया।
अभी बेसिकली एपीआई में क्या होता है कि भाई आप अपना क्रेडेंशियल से टोकन जनरेट कीजिए, और टोकन जनरेट करने के बाद में आप अपना एपीआई एक्सेस कीजिए। तो इसमें यहाँ पे ये मेरे माइक्रो सर्विसेज फ्रेमवर्क में आपने ये टोकन जनरेट किया। फिर बाद में आप अगर सपोज कीजिए कि आप डेवलपर है, आपको कोई रिक्वायरमेंट दी जाती है या क्राइटेरिया दिया जाता है कि भाई इतना मिली सेकंड में होना चाहिए, इतना मेमोरी यूसेज होना चाहिए, या आप चेक करना चाहते हैं कि क्या मेमोरी यूसेज है, तो आप स्टैट्स चेक कर सकते हैं। और अगर आप सपोज लाइव करना चाहते हैं उस पे, ये स्टैट्स नहीं दिखाना चाहते हैं, तो वो भी सारा कॉन्फ़िगरेशन आप सेट कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये टोकन सेट कर दिया, ये कॉपी कर लेते हैं। और यहाँ पे पोस्ट डेटा है, और हम लोग यहाँ पे हेडर सेट कर देते हैं, और ये पेस्ट कर देते हैं, और ये सेंड कर देते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि ये पोस्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो गया है। अभी यहाँ पे इसका डेटा अगर आप देखोगे, तो इसमें क्या है कि ये पेलोड है। पेलोड अभी देखिए यहाँ पे मैंने नेम सेट किया, सब सेट किया, यहाँ पे पूरा जेसन जैसा मेरे को चाहिए पेलोड में, ये एक ऑब्जेक्ट सेंड किया मैंने। मतलब एक आप बोल सकते हैं कि एक फंक्शनैलिटी, एक टेबल नहीं है, ये एक फंक्शनैलिटी का डेटा है। एक टेबल का डेटा नहीं है, ये एक फंक्शनैलिटी का डेटा है। और वो मैंने सेंड किया और मेरे बैकएंड में ये प्रोसेस हुआ है। ठीक है। और अगर आप सपोज कीजिए कि आपका रिक्वायरमेंट है कि वही फंक्शनैलिटी का मल्टीपल मेरे को इटरेशन करना है, तो आप एरे भी सेंड कर सकते हैं। ये जैसे यहाँ पे एरे है, ये एरे ऑफ वो फंक्शनैलिटी का डेटा है। बेसिकली पीपल थिंक के एपीआई यानी टेबल से डेटा आता है, वैसे ही हम लोग को सेंड करना है, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली आप अगर चाहे तो एक फंक्शनैलिटी का डेटा सेंड कर सकते हैं अपने हिसाब से। अभी इसका प्रोसेसिंग कैसा होता है कि सपोज कीजिए यहाँ पे ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, तो आपने यहाँ पे ये क्वेरी सेंड कर दिया, जैसे ये सिलेक्ट का है, इसमें कॉन्फ़िग यानी जैसे यूआरआई पर है, मतलब यूआरएल में आप आईडी पास करोगे। वेर कंडीशन क्या होगा, वेर कंडीशन सेट कर दिया। मोड क्या है, सिंगल रो फॉर्मेट यानी सिंगल रो रिटर्न करेगा। अगर सपोज कीजिए कि आपको पेजिनेशन चाहिए या फिर एक डेटा टेबल के लिए रिकॉर्ड चाहिए, तो आप डेटा टेबल के लिए रिकॉर्ड सेट कर सकते हो यहाँ पे। फिर बाद में जैसे मैंने बताया कि आप एक फंक्शनैलिटी का डेटा सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट क्वेरी है, फॉर एग्जांपल ये कैटेगरी है। तो कैटेगरी में बेसिकली क्या है कि भाई हो सकता है कि उसका सब कैटेगरी हो, सब सब कैटेगरी हो। तो यहाँ पे ये फर्स्ट कैटेगरी है, वेर कस्टम डिलीटेड नो पेरेंट आईडी इक्वल टू 0। जैसे मैंने अगर इसको प्लस किया और मैंने इसको, अरे एक मिनट इसको नीचे करता हूँ, ये हाँ। अभी जैसे इसमें पेरेंट आईडी इक्वल टू 0 है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका सब क्वेरी एक की है, और सब क्वेरी में सब करके एक की है। तो मतलब ये इसका जो भी डेटा आएगा उसके अंदर सब करके एक की आ जाएगा, और वो की के अंदर ये जो रिजल्ट है वो रिजल्ट सेट हो जाएगा। मतलब सपोज कीजिए कि की 1 वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, फिर बाद में सब इक्वल टू एरे, एरे के अंदर ये क्वेरी का रिजल्ट आ जाएगा। अभी इसमें एक चीज और है कि आप ये फर्स्ट क्वेरी का रिजल्ट आप सेकंड क्वेरी में यूज कर सकते हैं। जैसे पेरेंट आईडी इक्वल टू हायरार्की डेटा रिटर्न कोलन आईडी, तो ये रिटर्न यहाँ पे है, और रिटर्न के बाद में इसका आईडी। तो ऐसा आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ये मैंने मतलब ये मैंने मेरे हिसाब से जो भी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब या फिर जो भी ट्रेंड होना चाहिए, मैंने मेरे हिसाब से बनाया है। मगर मैं ये नहीं चाहता कि आप ये इसी ट्रेंड को फॉलो करें, इसलिए मैंने आपके साथ में फंडामेंटल शेयर किए हैं। और अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं, इस फ्रेमवर्क को यूज़ कर सकते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं
तो चेंजेस कर सकते हैं, आप अपने तरफ से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये है बेसिकली फ्रेमवर्क। अभी जैसे यहाँ पे सिंपल सिंगल क्वेरी है, यहाँ पे ऑल के लिए क्वेरी है, तो ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें चाहे तो आप कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स यानी बेसिकली ये नहीं है कि एकदम कॉम्प्लेक्स होएगा। बेसिकली जैसे हम लोग एसोसिएटिव एरे डिफाइन करते हैं, की वैल्यू, वैसे ही ये कॉन्फ़िगरेशन है। की वैल्यू यानी वैल्यू की जगह पे आपका कॉन्फ़िगरेशन आएगा की के लिए, कि ये की सेट में क्या डेटा टाइप आएगा या क्या डेटा आएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ पे मैं अगर गेट रिक्वेस्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको टोकन देना पड़ेगा मुझे, तो लेट्स गिव मी टोकन। तो ये अराउंड 1250 रिकॉर्ड है, और यहाँ पे ये 1250 रिकॉर्ड आ गए हैं। और इसमें अगर हम देखें तो एक मिनट यहाँ से ही जाना पड़ेगा। तो इसमें अगर देखें तो हमको लगा 3.5 मिली सेकंड, और 1 MB में ये रिक्वेस्ट प्रोसेस हो गया है बेसिकली। तो इसको मशीन को 1 MB में 1 MB मतलब रिसोर्स यूज हुआ, मगर टाइम जो है वो डेटाबेस क्वेरी एग्जीक्यूट करने में 3.6 सेकंड लगा। तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि परफॉर्मेंस में क्या है क्या नहीं है। आपको क्वेरी ऑप्टिमाइज करना है, क्या करना है, वो भी चेक कर सकते हो। वैसे ही ये पुट रिक्वेस्ट है। और एक मिनट आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली। और सपोज कीजिए कि आपका कॉन्फ़िगरेशन से या फिर सब क्वेरी से काम नहीं बन रहा है, तो आप यहाँ पे ये भी चेंजेस कर सकते हैं कि आप अपना कस्टम क्लास भी लिख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये कैटेगरी का है, यहाँ पे आप अपना कस्टम क्लास लिख सकते हैं। थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी का क्लास लिख सकते हैं। कोई अपलोड है, अपलोड का क्लास लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर वैलिडेशंस है, कोई वैलिडेशंस लिखना है आपको, वो लिख सकते हैं। क्रॉन जॉब है, क्रॉन जॉब लिख सकते हैं आप। ये जो ऐप फोल्डर है, ऐप फोल्डर इज द इंजन ऑफ द माइक्रो सर्विसेज ऐप। और कॉन्फ़िगरेशन इज बेसिकली यू आर कॉन्फ़िगरिंग योर सिलेक्ट क्वेरीज, सिलेक्ट और इंसर्ट क्वेरीज। जैसे यहाँ पे अगर आप जाओगे तो क्वेरीज में जाओगे, तो क्वेरीज में आपको जैसे ही गेट है वैसे ही पोस्ट में भी आप जाओगे, तो पोस्ट में भी आपको, जैसे मैंने इंसर्ट क्वेरी है, ये इंसर्ट क्वेरी है। ये इंसर्ट सब क्वेरी कैसे आ गए यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो सब क्वेरी इसलिए आया क्योंकि मेरा ये पोस्ट रिक्वेस्ट है यहाँ पे, ये सब एरे है यहाँ पे। ये मतलब एक फंक्शनैलिटी का डेटा है। ये फंक्शनैलिटी का डेटा वैसे ही यहाँ पे फंक्शनैलिटी वाइज इंसर्ट क्वेरीज कॉन्फ़िगर की हुई है यहाँ पे। ऐसा ऐसा है। जैसे एक एग्जांपल अगर मैं लाइव एग्जांपल अगर दूं, तो हम लोग जैसे कोई वेबसाइट पे जाते हैं और नई वेबसाइट पे जाते हैं और कोई चेकआउट करते हैं, तो मेरा रजिस्ट्रेशन मांगता है और एड्रेस मांगता है। एड्रेस यानी बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस। तो अभी मेरे को दो एड्रेस डालना पड़ता है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 3 API कॉल करूंगा। एक एपीआई होएगा रजिस्ट्रेशन का, और दूसरा एपीआई होएगा एड्रेस का, तीसरा एपीआई वापस एड्रेस का। जबकि अगर मैं एक फंक्शनैलिटी बनाऊं, तो एक फंक्शनैलिटी में ही मेरा एक ही एपीआई कॉल में मेरा तीनों काम हो जाता है। ठीक है। तो आई थिंक दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड। और ये बेसिकली वही है, सिंगल ऑब्जेक्ट, मल्टीपल ऑब्जेक्ट। और ये हायरार्की, हायरार्की आप कैसे सेट कर सकते हो? हायरार्की बेसिकली यानी आप एक फंक्शनैलिटी का डेटा सेंड करो इंस्टेड ऑफ वन टेबल का डेटा सेंड करना, तो दैट इज हायरार्की। और दैट्स इट। सर, थैंक यू रमेश।